क्लास 12 के संपूर्ण केमिस्ट्री का आज मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और यहां से देखिएगा अब कोई आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्लास 12 का केमिस्ट्री है उसके पूरे चैप्टर्स का मैं ऑब्जेक्टिव शुरू से अंतिम तक का लेकर आया हूं और याद रखिएगा 100% मैं गारंटी दूंगा कि सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे क्लास 12 में, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के ये लगभग 100-150 लगभग यहाँ से समझिए पूरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव छटा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो याद रखिएगा एग्जाम का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए शुरू से अंतिम तक के चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव निकाला गया। पहला क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो याद देखिएगा HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न करता है। 2 नंबर, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। याद रखिएगा BCC जो इकाई सेल होता है उसमें खाली जगह 32% होता है लेकिन भरा हुआ 68% होता है भाग। तो पूछिएगा भरा हुआ भाग कितना होता है, तो 68%, ठीक है ना। देखो NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो फलक केंद्रित होती है। जो NaCl मतलब जो नमक होता है उसकी संरचना कैसी होती है, तो फलक केंद्रित होती है। छठा प्रश्न देखिए, छठा CSCl, क्या बोला है, CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। तो जो CSCl होता है उसकी क्रिस्टल संरचना BCC होती है। देखो बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी कारण से बोला हूं इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो किसमें पाया जाता है, तो कोलाइड या सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाएगा, कोलाइड या सॉल में। आगे देखिए अर्धपरगम झिल्ली से प्रसरण की क्रिया को क्या, प्रसरण की क्रिया में क्या निकाले जाते हैं। जो अर्धपरगम झिल्ली होती है उसमें प्रसरण की क्रिया के माध्यम से क्या निकाले जाते हैं। तो पता है कि सिर्फ अर्धपरगम झिल्ली से विलायक के अणु भी निकल सकते हैं। इसका मतलब क्या निकल जाएंगे, विलायक के अणु निकाल जाएंगे। आगे देखिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, सभी को पता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है, ये भी सभी को पता है। समुद्र जल का परिसारिक दाब कितना होता है। जो समुद्र जल होता है उसका परिसारिक दाब जो होता है ना 30 एटमॉस्फेयर ATM होता है। क्या होता है, 30 ATM होता है। याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि जब ताप बढ़ता है तो प्रसरणी दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए जब ताप बढ़ेगा तो प्रसरणी दाब भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब ताप बढ़ेगा तो प्रसरणी दाब भी बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कितना 12 प्रश्न करा दिया। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल कितना होता है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल कितना होता है। तो अगर सेल अभिक्रिया पर सेल अभिक्रिया के साम्यावस्था का मतलब एकदम समान अवस्था पर, तो वहां पर विद्युतवाहक बल कितना होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड कैसा होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। एनोड का मतलब ऋणात्मक, गैल्वेनिक सेल में। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। देखो फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है बाबू, वो आपका विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। किससे, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बताने की उसकी इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, देखो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। आगे 17 नंबर प्रश्न है कि जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। आगे 18 नंबर प्रश्न, चालकता की इकाई क्या होती है। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, चालकता की इकाई क्या होती है। तो प्रति ओम प्रति मीटर होती है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्या बोला है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। बताना कौन ऐसा कोटि है जहां पर वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो वो कौन सा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग और वेग स्थिरांक का इकाई समान होता है, ठीक है ना। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है। तो उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है बाबू। देखिए 21 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है वहां पर वेग स्थिरांक की इकाई निकालेंगे तो क्या होगा, तो प्रति समय होगा, मतलब टी पर, और इसको -1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 22 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2, ध्यान दीजिए T1/2 का मान क्या होता है। तो 0.693 बटा कितना होगा, के होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर देखिए,
रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो याद रखिए रासायनिक अधिशोषण में मात्र एक परतें होती है। कितनी होती है? एक होती है। आगे 24 नंबर, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? तो भौतिक अधिशोषण में जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है वो 20 से 40 जूल उत्सर्जित होने का काम करता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर। अब 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 26 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? जो टिंडल प्रभाव होता है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो वास्तविक घोल के द्वारा प्रदर्शित होती है। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है ना हम कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर हो गया बाबू। अब 27 नंबर प्रश्न देखिए कि वह खनिज जिससे धातु का निर्माण होता है, मतलब बताना है कि वह खनिज जिससे धातु का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो अयस्क कहलाता है। अयस्क से ही धातु का निर्माण होता है। आगे देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बाबू अयस्क में अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क के अंदर जो अशुद्धि पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। इसका सूत्र Al2O3 होता है। ठीक है, आगे देखिए कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बताना है कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वो है एल्युमिनियम धातु। कौन सा है? एल्युमिनियम धातु। आगे देखिए सिनेबार किसे कहा जाता है? तो सिनेबार जो होता है उसे HGS को कहा जाता है। सिनेबार किसे कहा जाता है? HGS को। आगे डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है जिसको Mg कहते हैं। गैलेना किसका अयस्क है? तो पारा का है। गैलेना जो है किसका अयस्क है? पारा मतलब Pb का है। आगे देखिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं बाबू कौन नंबर? 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7। आगे देखिए नल जल का सूत्र और पीएच मान क्या होता है? तो बाबू कोई भी जल होगा उसका सूत्र H2 होगा, कोई भी जल होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 ही होगा। ठीक है ना। आगे साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो सभी को पता है नमक का सूत्र NaCl होता है। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। देखो टीन का संकेत क्या होता है? तो Sn होता है। टीन का संकेत क्या होता है? Sn। आगे देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है बाबू? HNO3। अब 40 नंबर प्रश्न देखिए नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल जो है किस विधि से तैयार किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तैयार करने की विधि है वो है ओस्टवाल विधि। कौन सा? ओस्टवाल विधि। अब वही पूछेगा अमोनिया तैयार करने की विधि कौन सी है? तो हैबर विधि। ठीक है ना। वही पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करने की कौन सी विधि है? तो संपर्क विधि या कंटेंट विधि। ये सब मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले भी। ठीक है ना। इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए, शुरू से अंत तक समझिए। ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा तैयार, किस विधि से तैयार होता है? तो ओस्टवाल विधि से। आगे आपका 41 नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। नाइट्रोजन और देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। H2SO4 क्या है? तो द्विभाषमिक अम्ल है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 ये क्या है? एक द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है। आगे देखिए आगे बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है। 44 नंबर है हीलियम का सूत्र क्या होता है? बाबू याद रखिए हीलियम का जो सूत्र होता है वो है He। क्या है? He। आगे सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? जो सोडियम है वो आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप 1 का सदस्य है। तो अभी तक मैंने 45 को ऑब्जेक्टिव करा दिया। आगे बढ़ते हैं और आगे ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिवों को अपनी पकड़ बनाते हैं और समझते चलते हैं। आगे देखते हैं 46वां ऑब्जेक्टिव क्या बोला है। 46वां ऑब्जेक्टिव बोला है कि XE क्या बोला है? XeF4 की आकृति कैसी होती है? तो याद देखिए XeF4 की आकृति वर्ग समतलीय होती है। 47 में हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। हीरे में कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +3 होती है। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बाबू? +3 होती है। देखो कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? तो कार्बनिक यौगिक है इसका मतलब इसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए। देखो वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो कैल्कोजन कहलाते हैं। जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैल्कोजन कहलाते हैं। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51 नंबर। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिए लैंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। जिस प्रकार से बिस्मथ का होता है उसी प्रकार से लैंथेनाइड का भी होता है। आगे एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? जो एक्टिनाइड होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है अधिक से अधिक। ठीक है। आगे देखिए
डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डबल डंबल होता है। क्या होता है? डबल डंबल। वही एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलीय होता है। और वही पूछिएगा पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डंबल होता है, ठीक है ना। तो देखो एस का गोलीय, पी का डंबल और डी का जो होता है ना डबल डंबल हो जाता है। आगे 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर, ये 55 होगा। 56 नंबर देखिए, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? सोना। सोना जो होता है ना हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? जो मोहर लवण है उसका सूत्र FeSO4 NH4 का होल 2 SO4, यही सूत्र होता है आपका मोहर लवण का, ठीक है। आगे K3CrOX3 में Cr का उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? देखो अगर इसमें उपसंयोजक संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर आपका Cr का निकल जाएगा, Cr का निकल जाएगा आपका 6 निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? Cr का कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा, याद देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद देखिएगा, ठीक है ना। उपसंयोजन संख्या कैसे निकालना है, स्पेशली मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना चुका हूँ, क्लास 12 के केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। 59 नंबर प्रश्न देखिए, ऊष्मा और विद्युत की, क्या बोला? ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छा चालक कौन है? यानी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है भाई? ग्रेफाइट है। कौन सा है? ग्रेफाइट है। अब 60 नंबर प्रश्न देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। 60 हो गया। और भी देखते हैं 30-40 इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? कार्बन का अधिकांशतः संकरण sp3 निकलेगा। देखो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? जो इथाइन होता है, इथाइन, ईथ का मतलब 2, यानी इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या भी कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो C के साथ H की 4 मात्रा जुड़ी है, इसका मतलब CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। आगे देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? पता ही है सभी को, 4 होती है। आगे कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? जो कार्बन होता है उसकी एकल बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम होती है। क्या होती है? 1.54 एंगस्ट्रम होती है। आगे देखिए बाबू, आगे ध्यान से देखिए। आगे 66 नंबर, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन होता है? जो एल्कोहल होता है उसमें कौन सा सक्रिय मूलक होता है? एल्कोहल का बॉन्ड OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड OH। आगे 67 नंबर प्रश्न, मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH होता है। फिनॉल, देखो फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब फिनॉल का अगर सूत्र पूछेगा तो क्या मानेंगे बाबू? फिनॉल का C6H6OH, ये फिनॉल का सूत्र होता है, ठीक है ना। C6H6 किसका? बेंजीन का सूत्र होता है। देखो फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H जुड़ेगा तो H6 हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब C6H5OH। देखो फिनॉल का अगर सूत्र चलते हैं तो यहाँ पर C6H यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर OH हो जाएगा, H यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। फिनॉल का सूत्र होता है C6H6OH होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सूत्र गलत लिखा गया, C6H6OH यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C6H6OH हो जाएगा, ठीक है ना। C6 अगर यहाँ पर और इसको काटना चाहते हैं यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें C6H6OH, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर जो सूत्र लिखा हुआ है ये C6H6OH, ये ठीक है, यहाँ पर रहेगा C6H6OH। अब यहाँ पर क्या किया था? H जोड़ दिया था तो यहाँ पर H7 हो जाएगा। इस सूत्र को थोड़ा सा इधर देखिए, इसको लिख सकते हैं C6H7OH, ये भी सूत्र हो सकता है क्योंकि यहाँ का H एक इसमें जुड़ सकता है। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H6OH चाहे C6H7O होता है, याद रखिएगा। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कीटोन का क्रियाशील मूलक देखो बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एगो ऊपर बॉन्ड गया, एगो नीचे बॉन्ड गया, क्रियाशील मूलक एगो ऊपर एगो नीचे, और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो यही सूत्र होता है, क्रियाशील मूलक होता है ये, क्रियाशील मूलक यही होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कीटोन का क्रियाशील मूलक देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड O। देखो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो CH3 डबल बॉन्ड OH पाया जाता है। कीटोन का, देखो यहाँ पर कीटोन का क्रियाशील मूलक पूछ रहा था, यहाँ कीटोन का सामान्य सूत्र, तो कीटोन का भी सामान्य सूत्र वही हो जाएगा आपका। देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 क्रियाशील मूलक जुड़ जाएगा, तार COR हो जाएगा, मतलब 2 आपका क्रियाशील यहाँ पर मूलक जुड़ जाएगा, तो यही इसका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। आगे देखिए HCOOH का HCOOH क्या है? एक भास्मिक अम्ल है। कौन सा बाबू? एक भास्मिक अम्ल है। 74 नंबर प्रश्न देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन क्या होता है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन क्या होता है? तो कैल्शियम फॉर्मेट का जब शुष्क स्रावन निकालेंगे तो HCHO होता है, ठीक है। आगे देखिए 75 नंबर, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है? जो IUPAC प्रणाली होता है उसमें एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनोन होता है। क्या होता है? प्रोपेनोन होता है। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और लगभग 100 के आसपास हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, समझिए कि, और यहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, एग्जाम में सारे के सारे आपके लड़ जाएंगे। अब देखिए बाबू, अब आते हैं हम लोग कौन सा 74 नंबर प्रश्न हो गया, 75 में भी होगा, 76 नंबर प्रश्न देखिए। 76 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है?
76 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, आगे देखिए एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि NH3 में N का संकरण क्या होता है? तो NH3 में N का संकरण sp3 होता है। कितना होता है? sp3। प्राकृतिक बहुलक का नाम लिखे। तो प्राकृतिक बहुलक जो रबर है वो क्या एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक का नाम लिखिए रबर। आगे देखिए 81 नंबर C3H9, ध्यान दीजिए C3H9N में N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितनी होगी? जो C3H9N में अगर इसमें बहुलक देखते हैं तो इसमें 4 बहुलक बनने का काम करते हैं। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? एक संश्लेषित रबर है। देखिए कौन सा संश्लेषित रबर है। ठीक है ना। 83 नंबर पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है वो इथीन का बहुलक है। किसका? इथीन का है। प्रोटीन कौन सा बहुलक है? तो एक प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन कौन सा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। 85 नंबर किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 86 नंबर प्रश्न है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज में अगर एक पूछे कार्बन की संख्या 6 होती है क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है। 87 नंबर सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज या चीनी एक ही होता है, दोनों का सूत्र सेम ही होगा C12H22O11। कपड़ा धोने वाले सोडा का सोडा क्या है? तो Na2CO3 इसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा। ये कपड़ा धोने वाला सोडा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे देखते हैं। ये आप 89 नंबर प्रश्न देखिए ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ज्वरनाशी कहते हैं। 90 नंबर प्रश्न है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2। तो ये जो सूत्र आपका है ये किसका है? बुझे हुए चूना का सूत्र है। तो इस तरह से मैंने आपको 90 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया ये पूरे चैप्टर्स का, याद देखिएगा। और ये नब्बों के नब्बों आपके एग्जाम में लड़ने के 100% ये नब्बों अंक यानी नब्बों आपका लड़ने का 100% मैं गारंटी लेकर चलूंगा बाबू। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके पूरा देखिए और सभी बच्चों के पास आप लोग एक बार शेयर करें क्योंकि बहुत मेहनत जुड़ा। सोचिए ये पूरे चैप्टर्स को हमें ऑब्जेक्टिव छाटने के लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छाटने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ा होगा। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम एक बार कुछ बच्चों के पास शेयर करिए ताकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो पाए। अगर आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे वीडियो लाएंगे ताकि आपके एग्जाम में एकदम अच्छे से अच्छे नंबर आए और आप अच्छे नंबर से पास कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। ठीक है ना। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर है 76 450 29 149। यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहाँ से कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।